अर्थराइटिस आता है तो लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अर्थराइटिस सिर्फ बुढ़ापे में आ गया तो अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट कई दिनों से पीएमसी हिंदी चैनल में नारी बैक टू नेचर सीरीज शुरू की थी और इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नारी के कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आपको पता है, लेकिन ड्यू टू द बहुत ही हम लोग काम काज में रहते हैं और वो प्रॉब्लम्स को हम देख ही नहीं पाते हैं, तो हर वक्त नारी को ही हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। लेकिन वो फाइनली क्या करती है, डॉक्टर के पास जाती है। तो उसी में एक प्रॉब्लम को लेके मैं आज आई हूँ, वो है अर्थराइटिस। अभी मैं आपको बताती हूँ अर्थराइटिस यानी कि संधिवात। अब संधिवात दो शब्द का मिला हुआ है, संधि और वात। तो वात यानी वायु, संधि यानी जॉइंट्स। तो जिस जगह पे जॉइंट पे वायु अंदर चला जाता है वहां पे रोग आ जाता है, तो बोलते हैं संधिवात। तो हमें लगता है कि क्या बचपन में ही रहता है, या फिर एक मिथ होती है कि आफ्टर 40-50 के बाद आपको ये सारे जो मैंने बोले वो आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आजकल की लाइफस्टाइल, फूड हैबिट और प्रकृति के साथ हम भ्रमण नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जो 5 एंजल्स है, सूर्य देव है, वरुण देव है, वायु देव है, जल देव है, पृथ्वी देव है, ये सारे और आसमान के जो भगवान है, देव है, वो हमारे साथ न रहने की वजह से ये सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि संधिवात क्यों होता है, आपको क्या फीलिंग आता है। तो जब जब आपके शरीर में, हमारे शरीर में 3 दोष है, शरीर बनता है 3 दोषों से बनता है, वात पित्त कफ। जब ये तीनों दोषों में इम्बैलेंस आ जाता है, अब ध्यान रखिए, जब आप बचपन में होते हो तब आपका होता है कफ दोष, जब आप बीच के यानी यंग एज में होते हैं, जवानी में होते हो, तब आपका हो जाता है पित्त दोष, और जब बुढ़ापे की तरफ आप जाते हो तब होता है वात। वात दोष का मतलब है कि शरीर में जकड़न अकड़न का एहसास होना, ब्लड पे कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आना है, अपने मांसपेशियों में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम के कारण हम लोग इजीली मूवमेंट्स नहीं कर पाते। और दूसरा कि आपके खान पान में सॉल्ट का प्रमाण, यूरिया का प्रमाण सबसे ज्यादा हो जाता है। सॉल्ट क्या करता है, शरीर में चिपकता है। अगर आपको मैं बोलूं कि आप शरीर को पसीना आता है, चाट के देखिए, क्या फर्क आपको महसूस होगा, या फिर पसीना कहीं से भी आ रहा है, जरा सा टपका, आपने लिख किया, सॉल्ट ही लगेगा। तो वही सॉल्ट धीरे धीरे एक क्रिस्टल के हिसाब से आपके हर एक जॉइंट्स में चला जाता है और वो आप निकालते नहीं हो, और वहां पे ही वात, वायु जो है हमारे शरीर में, वरुण वायु जो देव है वो अटक जाता है वहां पे, और वहां पे आपका इन्फ्लामेशन या फिर आपको दर्द का एहसास होता है। तो जैसे मैंने बोला आपको कि नारी को हमेशा कैल्शियम का प्रॉब्लम, विटामिन डी का प्रॉब्लम और आयरन के लिए भी वो लोग जिम्मेदार रहते हैं कि वो इतना फूड खा नहीं सकते हैं। अब आप बोलो कि नारी को ही क्यों हमेशा अर्थराइटिस के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आते हैं, उनको ही नी पेन का दर्द क्यों आता है, उनको ही हमेशा सर्वाइकल का, शोल्डर का, या फिर कभी कभी आप देख सकते हो कि उनको हील का भी प्रॉब्लम महसूस आता है। तो उसके लिए ध्यान रखिए, एक तो है आफ्टर डिलीवरी और मेनोपॉज, ये दोनों में हमारे एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, और दूसरा जब डिलीवरी के टाइम आप पूर्ण परिपक्व होते हैं, कैल्शियम अच्छा होता है, आयरन अच्छा होता है, सारे मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में आप लेते हो, और जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद खान पीन बंद हो जाती है, कुछ लेना बंद हो जाता है। और दूसरा, न तो मसाज होता है, न हमारे शरीर में ऐसे तत्व जाते हैं कि जो हमें आगे हमें बिल्ड करने में काम करते हैं।
आप ध्यान में रखिए, जो पुरानी दादी नानी थी या हमारी मम्मी थी, उनको आज भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि आफ्टर डिलीवरी वो गोंद के लड्डू खाती थी, मेथी के लड्डू खाती थी, और कड़ू कड़िया तो यानी के एक काढ़ा, जहाँ पे सारा हमारे यूट्रस से गंदगी को निकालने वाला सारा काढ़ा दिया जाता था। और सेकंड थिंग, हमें दिया जाता था रोटी नहीं, लेकिन हमें रोटला जैसा यानी कि बाजरे का या रागी का दिया जाता था। अब सब कुछ बंद हो गया है, अभी तो डाइट चलने लगा हुआ है। तो प्लीज, अगर आपको बाद में यानी कि 35 के बाद में अगर आपको जोड़े को मजबूत रखना है, तो खाने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने पोस्चर्स पे ध्यान दीजिए, और आप जो सोचते हो, आप जो विचार करते हो, वो मन को भी कंट्रोल कीजिए। अब देखिए, वात यानी आपको पता है कि वात वायु, शरीर में किसी को गैस की तकलीफ होती है, इंडाइजेशन की तकलीफ होती है, या फिर हमेशा दोपहर शाम के बाद उसको अपच जैसा लगने लगता है, वायु ऊपर आने लगता है, ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि दिन भर में आप भूखे रहते हो और उसके बाद सडनली आप खाना खाते हो। तो एक वो बात है। दूसरी बात है कि सबको दिया, लेकिन अंत में जो बचा थोड़ा सा है, तो जो भी बचा वो आप खा लेते हो, तो हमें मिनरल्स नहीं मिलते हैं। और तीसरी बात है, मेन बात है, लेट उठना, वो खास ध्यान रखना। सूर्य देव, सन हमारे इष्ट देव है, सन एंजल है हमारे पास, फ्री ऑफ चार्ज में है। लेकिन जब आप सन के बाद यानी कि सूर्य उदय के बाद जब उठते हो, तब आपके शरीर में आप फील करते हो जकड़न या अकड़न की। तो सन के बाद जितने भी लोग उठते हैं, उनको वात की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। और लेट से जागना, वो दो बातें याद रखना है। एक तो लेट से रात पे आप लोग जागते रहते हो, और सुबह देर से उठते हो, ये भी एक कारण है अर्थराइटिस का। तो अब इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं? तो इसके इलाज के लिए आपको एक तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। सुबह जब सन का उदय होता है, उसके वक्त आपको ब्रह्म मुहूर्त से उठ के थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन और योग आसन करने हैं, और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करनी है। तो सबसे पहले जब आप उठते हो, तब आपको थोड़े से योग आसन कर लेने हैं। अब योग आसन किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ब्रीदिंग में क्या करना है वो भी हम लोग जान लेंगे कि ब्रीदिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज ब्रीदिंग का मतलब है, प्राणायाम का मतलब है प्राण आयाम, प्राण को एक्सटेंड करना। जितना प्राण ऊर्जा आपके शरीर में फैलेगी, उतना हमारे शरीर में एथरिक बॉडी है, वहां पे जो आप देखते हो जंग लग गया है, वो धीरे धीरे निकलने लगेगा। अब प्राणायाम कैसे हेल्प करता है? तो वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और शरीर में निर्भयता, शरीर में तंदुरुस्ती की भावना लाता है। प्राणायाम, जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा होता है, तो आपको कहीं पे भी जकड़नों पे रिलीज मिलने लगता है। तो वन बाय वन हम चले जाते हैं, एक एक टॉपिक पे चले जाते हैं कि आपको डाइट कैसा लेना है। तो फूड के लिए खास ध्यान रखिए, कैल्शियम युक्त होना चाहिए, आयरन युक्त होना चाहिए, विटामिन सी युक्त भी आहार आपके डाइट में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, आपके लिए सबसे, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट आपको तिल, व्हाइट या ब्लैक, कोई भी तिल हो, वो आपको 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून आपको तिल रॉ ऐसे ही मुंह में डालना है, चबा चबा के खा लेना है। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप पानी पी सकते हो, वो चलेगा। फर्स्ट इन द मॉर्निंग, अब जब आप सोचते हो, तब आपको लेना है कि रात को मेथी को, आपको 1 चम्मच मेथी को सोक करना है और 1 ग्लास पानी में सोक कर लीजिए। उसके बाद सुबह आपको उसको थोड़ा सा वार्म करना है और ड्रिंक कर लेना है। ये एक बात हो गई आपके साथ। दूसरा है जिंजर। अब आप जिंजर है, तुलसी है, मिंट है, पुदीना है या धनिया है, जो फ्रेश भगवान ने हमें दिए हुआ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन है अपने पास जो लेमन ग्रास है, उसका डायरेक्टली पानी के यानी जल और अग्नि दोनों का मिश्रण कीजिए, तो उसका फायदा मिलेगा। तो अगर मान लो आपको जिंजर यानी कि अदरक वाली चाय पीनी है, दूध को मत डालिए,
उसके पानी के अंदर जब अदरक जाता है, सिनेमन जाता है, पेपर जाता है या फिर तुलसी जाती है, तो ये अच्छी तरह से काढ़ा आपका मस्त बन जाता है। तो आप ये लेना है फर्स्ट इन द मॉर्निंग, ये भी आपको शुरुआत में लेनी है। दूसरा, अब आप बोलोगे हम लोग नाश्ते में क्या करेंगे, तो नाश्ते में आप लोग ले सकते हो स्प्राउटेड। प्रोटीन मात्रा भी होनी जरूरी, क्योंकि शरीर में मसल्स को स्टिफनेस होने के वजह से ही वो जकड़न हो जाती है, तो मसल की मूवमेंट भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो वो होती है, एक है योग आसन से होती है और दूसरी होती है डाइट से, यानी कि थोड़ा सा प्रोटीन। बट प्रोटीन कौन सा? स्प्राउटेड। अब स्प्राउट में आप क्या खाओगे? इधर खाओगे मूंगफली, मेथी, और आप खाओगे मूंग या चना। इसको स्प्राउट करना है और उसके बाद आपको उसके अंदर जो भी आपको वेजिटेबल्स डालने हैं वो आप डाल सकते हो। और फाइनल गार्निशिंग जब करते हो तब धनिया पत्ता और उसके ऊपर आप फ्लैक्स सीड का गार्निशिंग कर सकते हो। कोई भी सीड्स आपके पास हो, पंपकिन सीड हो, फ्लैक्स सीड्स हो, वो आप डाल दीजिए। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, उस टाइम आप ले सकते हो। अब आता है खान पीन में हम लोग क्या, रोटी कौन सी, तो ध्यान रखिए। तो रोटी में गेहूं की रोटी को बंद कीजिए और इंस्टेड ऑफ गेहूं की रोटी आपको रागी का आटा, चोकर वाला रागी का आटा ले लीजिए, मक्के का आटा ले लीजिए, बाजरे का आटा लीजिए, जौ का आटा ले लीजिए, ये हमारे है। अब रागी का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो देयर आर सो मच वैरायटी है फूड की, रागी की आइटम बना सकते हो। रागी का लड्डू आप बना सकते हो, रागी के आप चीला बना सकते हो, रागी की रोटी बना सकते हो, रागी के आप स्मूदी भी बना सकते हो, और रागी के आप इडली या डोसा भी बना सकते हो, है ना। कितनी सारी वैरायटी है, सिर्फ आपको देखना है या फिर आप नेट में जाइए, देखिए रागी की वैरायटी। तो रागी लेना है। दूसरा, आपके खाने में सब्जी हो या फिर आप अनाज ले रहे हो या फिर लेंटिल्स ले रहे हो, तो आपको ध्यान रखें कि वात वाले को नहीं लेना है। जैसे आपने छोला ले लिया, राजमा ले लिया, उड़द ले लिया, तो ये सब कुछ नहीं लेना है। सिर्फ मूंग की दाल ही चलेगी या स्प्लिट मूंग ही चलेगा, दूसरा आप नहीं ले सकते हो। और आपको दही है, छाछ है, मट्ठा है, खटास वाली चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। सीज़न थोड़ी सी गर्मी की है तो लगता है कि चलो ठंडा पानी पियो, लेकिन ठंडा पानी आपको नुकसान कर सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स आपको नुकसान कर सकता है, वो नहीं लेना है। इंस्टेड ऑफ अगर आपको कोई ठंडा पीना है तो आप क्या कर लीजिए, आपको एक पानी लेना है, एक गिलास पानी लें, उसके अंदर लेमन को स्क्वीज़ कर लीजिए, हो गया। और जो लेमन स्क्वीज़ करने के बाद जो पील बचते हैं उसको फेंकिए नहीं, उसका आप अचार भी बना सकते हो और आप उसका काढ़ा भी बना सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हमारे पास प्रकृति ने दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है कि आपको फ्लैक्स सीड हर एक कुछ भी आप खाते हो उसके अंदर फ्लैक्स सीड डालिए। तो अलसी, फ्लैक्स सीड को बोलते हैं अलसी, वो डालिए, वो भी आपको डाइजेशन में बहुत ही बड़ा काम करेगी। दूसरा, आपको हल्का फुल्का सीजनल फ्रूट आप खा सकते हो, और ऐसा नहीं है कि फ्रूट में सिर्फ सिट्रस वाले फ्रूट को मत लेना। ऑरेंज है या फिर आपने लिया खट्टा खट्टा पाइनएप्पल अगर स्वीट है तो चलेगा। और दूसरा, आपको क्या करना है, चूना, सबसे बढ़िया हमारे पास चूना है। तो इतना चिमटी चूना जो पान के गल्ले में मिलता है, वो चूने को थोड़ा सा आप ले लीजिए, और आपके बीट रूट, जो बीट का जूस बनाए या फिर पानी जो आप पीते हो उसके अंदर चूना डाल दीजिए और चूने का पानी पी लीजिए। आप सूप पी सकते हो। अब सूप कौन सा पियोगे, तो सूप के अंदर ड्रम स्टिक्स आप ऐसे भी खा सकते हो, या फिर उसके पत्ते का जो पत्ते हैं उसकी आप स्मूदी बना लीजिए। तो वो पत्तों की स्मूदी भी आप ले सकते हो, उसके अंदर आपको थोड़ा सा चूना डाल देना है, बस यही काम करना है। तो चूना आपको डालना है, जिंजर है, टर्मरिक है यानी कि हल्दी, तो ये सब का आप प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। खाने से पहले जिंजर खाइए, खाने के बाद अगर रात को अगर चाहिए तो टर्मरिक वाला गोल्डन मिल्क। अब मिल्क की बात करती हूँ तो आप कोकोनट मिल्क पी सकते हो, सोया मिल्क पी सकते हो, टोफू। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि आप जो सब्जी लेते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं डाइट में बोलते हैं कि आपको पालक की सब्जी खानी है, बथुआ की सब्जी खानी है, चिलौई की सब्जी खानी है, मेथी की सब्जी खानी है, तो लोग क्या करते हैं, पालक और पनीर अब दोनों को मिक्स कर देते और मस्त ग्रेवी बनाते, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देता है। पालक का गुण है आयरन, और जो आप पनीर खाते हो उसमें से कैल्शियम मिलता है।
अब दोनों को न तो आपको आयरन मिलता है न तो आपको कैल्शियम मिलता है, तो आपको क्या करना है कि इंडिविजुअली खाना है। पालक की सब्जी जीरा डाल के घी डाल के सौंफ कर लीजिए, बस दैट्स इट। और पनीर जो है वो टोफू खाने आपको, तो टोफू इज़ ओके। या आप अपने घर पे बना सकते हो, आप बना सकते तिल का बना सकते हो या फिर आप सोया का बना सकते हो। आप खुद अपने घर पे भी बना सकते हो। जो अगर आपको खाना है कि मुझे मिल्क पीना ही है तो आप कोकोनट मिल्क पी लीजिए, सोया मिल्क पीजिए। दूसरा, शाम को जैसे आप कुछ खाने की बहुत ही इच्छा हो जाए तो आप क्या है, जो चने हैं उसके साथ गुड़ खा लीजिए। और अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर लीजिए कि ड्राई फ्रूट्स में, लेकिन उसको सोक कर लीजिए। वॉलनट किया, आलमंड किया, अंजीर किया, डेट्स किया, उसको सोक कर लीजिए रात को और सुबह सोक कर लीजिए। अगर सुबह खाना है तो रात को, और दोपहर को शाम को खाना है तो सुबह कर लीजिए आप सोक, और फिर बाद में वो भी आप खा सकते हो। तो गुड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर मत खाइए, आटा गेहूं का मत खाइए। तो ये 2-3 बातें को आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये चीज़ आपको नहीं खानी है। शरीर में चिकनाहट चाहिए तो तेल नहीं लेकिन घी का इस्तेमाल कीजिए। हर रोज़ आपको 1 टेबलस्पून घी शरीर में डालना ही है, गुड़ डालना ही है। तो आप देख सकते हो कि शरीर में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो ये आइटम से हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं आपको एक रेमेडी दिखा रही हूँ। वो रेमेडी क्या है, तो वो रेमेडी के लिए आपको एक है तेल कैसे बनाना है वो मैं आपको दे दूंगी रेमेडी, और दूसरा है एक काढ़ा जो आपके लिए बहुत ही साबित होगा, सुपर अफलातून 100% रिजल्ट वाला होगा। आप ये 3 से 6 महीने काढ़ा लीजिए और आप देख सकते हो। अब ध्यान रखिए, हम 3, 6, 9 महीने बोलते, और 9 महीने के बाद अगर ठीक नहीं होता है तो वो हो गया आपका बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम वाला हो गया। लेकिन ज़्यादातर 3 महीने में, कभी कभी लोगों को तो 15 डेज 20 डेज में भी महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर में से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगी है, शरीर में से टॉक्सिन्स निकलने लगा है, यूरिक एसिड हो तो वो भी निकलने लगा है, और स्ट्रेंथनिंग आपके नलिकाओं में भी मिलती है देखने के लिए। तो आइए फिर मैं आपको आज बताती हूँ कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो ट्रीटमेंट के लिए आज हमारे साथ है मेरे अंकल, और वो हमें हेल्प करने वाले हैं कि किस तरह से उनको भी जोड़ों में तकलीफ रहती है। तो हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसी हेल्प है। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। तो पहली ट्रीटमेंट है, हम लोग करेंगे सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन। तो एक ध्यान रखिए कि जब भी जकड़न होती है आपके शरीर में, अपने हाथों में और अपने पाँव में शरीर के सारे ऑर्गन्स दिए हुए थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ध्यान में रखिए सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर, ये 2 फिंगर जो आपको दिख रही है उसमें हमें सर्कुलेशन करना है। अगर आपके पास ऐसी कोई रिंग नहीं है, इस तरह की रिंग नहीं है, तो आप सिर्फ हाथों से ही घुमाइए और उसको हीट कीजिए, ठीक है। अगर मान लो आपके पास ऐसी रिंग है, वो एक्यूप्रेशर की रिंग आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, डालना है और फिर उसको जस्ट सर्कुलेट करना है, डालना है। अपने आप भी कर सकते हो, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप खुद भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको सर्कुलेट करना है, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड में करना है, और फिर थर्ड फिंगर में करना है, रिंग फिंगर, जहाँ पे हम लोग मैरिज के वक्त, या आप देख सकते हो कि रिंग पहनते हैं, रिंग सेरेमनी में पहनते हैं। तो हम आज ये एक्यूप्रेशर की रिंग पहना रहे हैं, तो इस तरह से आपको वापस यहाँ पे भी सर्कुलेशन करना है। तो ये 2 जगह पे आपको क्या करना है, सर्कुलेशन करना है, ये 2 जगह पे सेकंड एंड थर्ड फिंगर पे करना है। तो पहले ये हो गया। नाउ अब ध्यान रखिए, कितना भी आपका जकड़न हो, नी में जकड़न हो, या फिर आप चल नहीं सकते हो, आपके नसें दब गई है, आपको लग रहा है कि मैं जैसे चल रहा, तो उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल टेक्निक बताती हूँ। वो है, उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो अगर आपके घर पे ये नाड़ी है, हर एक लड़की लेडीज़ के पास होगी, हम लोग चनिया में बांधते हैं, तो वो लेना है, या इलास्टिक, राउंड वाला इलास्टिक अगर आपके पास हो वो भी आप ले सकते हो। तो क्या करना है आप देख लीजिए, पहले पाँव को ऊपर कीजिए। मैं आपको एक बता देती हूँ, आपको ऐसे पहले बांध देना है, ठीक है। अब सेकंड फिंगर को मैं छोड़ रही हूँ, थर्ड में डाल रही हूँ, इस तरह से रोटेशन करना है। वापस मैं आऊंगी, ये इस तरह से हमें पूरा डालना है, खींच के डालना है। दूसरा किया,
इस तरह से हमें 3 राउंड कर लेने हैं। ओके, पतली सी इलास्टिक हो वो भी चलेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे मुझे करना है, लंबा सा लेना है आपको। अब मैं क्या करूँगी, ये जो इसको रोल करूँगी, हमें टाइट रोल करना है। देखिए इस तरह से मैंने टाइट कर दिया है। ओके, अब टाइट हो गया। ठीक है, अब इनके हाथ में रहेगा। अब हमें यहाँ पे हाथ रखना है और दूसरा हाथ आपको नी पे रखना है और उनको एक्सरसाइज करवानी है विद द ब्रीदिंग। जब मैं सीधा पैर करूँगी सांस को भरना है, जब मैं नीचे करूँगी बोलना है सांस को छोड़ना है। वापस ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस तरह से आपको 1.5 से 2 मिनट करना है, 1.5 से 2 मिनट करना है और ब्रीद इन। इस तरह से 1.5 से 2 मिनट करने के बाद ये टाइट होना बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान रखना। पूरी रात मत रखना, वो ध्यान रख। सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज है, उसके बाद आपको ये निकाल देना है फटाफट। हर रोज़ कर सकते हो, 15 दिन तक कीजिए और देखिए कैसा रिजल्ट आता है। तो ये आप कर सकते हो। आज हम देखेंगे प्राणायाम कौन कौन से करने हैं और मुद्रा उसमें कौन सी रखनी है। पहला है हमारा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, आप सुखासन से पद्मासन अर्ध पद्मासन में आ गए हो। अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसका मतलब राइट नॉस्ट्रिल को आपको बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालना है, वापस राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालना है। तो ये हुआ हमारा एक आवर्तन। तो इस तरह से आपको 21 बार करना है, 21 टाइम्स अनुलोम विलोम करना है। तो अब करेंगे कपालभाति। जैसे ही वो कपालभाति करेंगे, रिदमेटिक कपालभाति, कपाल को अच्छी तरह से ग्लो करना है, तब होगा जब हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। तो पहले क्या करेंगे, सांस को भरोगे, सांस को छोड़ोगे और उसके बाद हल्के से स्ट्रोक्स देंगे। नाभि, नवल एरिया, मणिपुर चक्र पे समान वायु पे वो स्ट्रोक्स करेंगे। चेहरा सौम्य होगा, शांत होगा, शरीर को सीधा रखना है, मेरुदंड को सीधा और चेहरे पे एक मुस्कान। जितना आप हंस के प्राणायाम करोगे, जितना आप फीलिंग गुड के साथ करोगे, आपका डाइजेशन सुधरेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधरेगा, आपका कार्डियो सिस्टम सुधरेगा, सब कुछ सुधर जाएगा जब प्राण ऊर्जा फ्लो प्रॉपर से करते हो। तो इस तरह से आपको कपालभाति प्राणायाम करनी है। शुरुआत में आपको करना है 2 मिनट, उसके बाद 5 मिनट तक आप लेके जाइए और वेरी स्लोली, बहुत फास्ट नहीं करना है, रिदम में स्लोली करना है। आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, आप नीचे आलती पालती में, लेकिन अगर आपको नी का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो नीचे मत बैठिए, कुर्सी में बैठ के भी आप प्राणायाम कर सकते हो। चलिए, अब जैसे मैंने बोला कि अर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो, गठिया हो, तो आप कौन से आसन कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने देख ली, अब आसन की बारी है। अब आसन में आपको ध्यान में रखना है, पहले तो आपको दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है। जो बोल्स्टर है उसको हिल के नीचे रख दीजिए।
जब भी आसन करते हो सांसों-सांस के साथ करना है। सांस को भरोगे, फिंगर्स को आपकी तरफ खींचना है, सांस को छोड़ोगे, फिंगर्स को नीचे। इस तरह से आपको 10 बार करना है सांसों-सांस के साथ। सांस को भरोगे, सांस को छोड़ोगे और लास्ट में सांस को भरने के बाद, छोड़ने के बाद होल्ड करोगे। जब आप होल्ड करते हो तभी भी आपकी सांसों सांस की प्रक्रिया चालू बंद ही होनी चाहिए। तो ये आपको करना है पहले 10 बार। उसके बाद अब बोलस्टर को रखेंगे नी के नीचे, वापिस करेंगे, नी के नीचे रखोगे, वापिस सांस को भरोगे, पाँव को आपको ऊपर करना है, सांस को छोड़ोगे नीचे। एज मच एज नी के नीचे जो मसल्स हो उसको खिंचाव देना है और फिर नीचे। जब भी आप ये आसन करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी करते हो, सूक्ष्म क्रिया करते हो, तब आपका ध्यान सांसों पे होना चाहिए और दूसरा आपका ध्यान मसल स्ट्रेंथनिंग में होना चाहिए और बाद में होल्ड करना है। आपको 10 के काउंट में आपको होल्ड करना है। तो ये हुई हमारी 2 एक्सरसाइज। पहले फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, अब करते हैं वाइपर। बोलस्टो को निकाल दीजिए, दोनों पाँवों को स्प्रेड कर लीजिए। अब सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ते दोनों घुटने को कोशिश करोगे ट्विस्ट करने की और दोनों थंब है उसको मिलाने की कोशिश करोगे। सांस को भरोगे, सांस को छोड़ोगे, सांस को भरोगे और सांस को छोड़ोगे। ये भी आपको 10 बार करना है और फाइनल पोजीशन में होल्ड करना है। कोशिश हमेशा करनी है कि मेरे अंगूठे और पंजा पूरा नीचे आ जाए। तो ये था हमारा तीसरा। अब चौथे में पश्चिमोत्तानासन। सभी हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल, जोड़ों के दर्द के लिए, संपूर्ण डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। पश्चिमोत्तानासन के लिए क्या करना है, दोनों हाथ को साइड पे कर लोगे, सांस को भरिए, शरीर को सांस से भर लोगे और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते अपने पाँवों के अंगूठे को पकड़ लोगे और नीचे की ओर जाओगे। अब ध्यान रखिए, किसी को कोई दर्द होता है तो ये एंगल बरोबर है। हैमस्ट्रिंग यानी कि जंघों के नीचे पे खिंचाव आएगा, काफ यानी पिंडली पे खिंचाव आना चाहिए और फिंगर्स जो पाँव के फिंगर्स है उसको अपनी तरफ खींचना है। नाभि दबी हुई है और ये सारे मसल्स खींचे हुए हैं। तो इस पोजीशन में भी आपको क्या करना है, रुकना है, कंटिन्यू सांस चलानी है और 10 के होल्ड करना है। नाउ स्लोली ब्रीथ इन, धीरे से सांस को भरोगे और एक्सेल करके आप रिलैक्स करोगे। थोड़ी देर रिलैक्स की पोजीशन में रहोगे, 1-2 गहरी सांसें ले लोगे। अब चलते हम दूसरे आसन, उसके कहते हैं पवन मुक्तासन, क्योंकि वायु पवन देव राइट उसको निकालना है तो पवन मुक्तासन। अब पवन मुक्तासन के लिए बैक के बल सो जाइए, पीठ के बल। अब पीठ के बल सोने के बाद राइट लेग को हमें लेना है, सांस को भरना है पहले बाहर, फिर सांस को छोड़ना है, बाहर निकालिए पाँव को, सांस को भरिए, बाहर निकालिए, सांस को भरोगे, सांस को छोड़ोगे, सांस को भरोगे, सांस को छोड़ोगे। जब होल्ड करने का आएगा तब दोनों हाथों से क्लच करना है, दोनों हाथों से क्लच। और अगर आपको बहुत पेन हो रहा है सर्वाइकल में तो इसी पोजीशन में रहोगे। अगर पेन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हेड को अप करने की कोशिश, हेड अप, दैट्स इट राइट। तो इस तरह से आपको रिलैक्स करना है। अब दूसरा पैर आप इस हिसाब से कर लोगे, सांस को भरोगे, सांस को छोड़ोगे, सांस को भरोगे, सांस को छोड़ोगे, सांस को भरोगे, सांस को छोड़ने के बाद होल्ड करोगे, क्लच करोगे और शरीर को, नेक को ऊपर करोगे। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पाँव को, सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है, सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है और फाइनल पोजीशन में दोनों पाँव को क्लच करोगे और धीरे से हेड को ऊपर करोगे। यहाँ पे भी आपको होल्ड करना है और अब रिलैक्स करना है। दोनों पाँवों को रिलैक्स कर दीजिए, शवासन में आ जाइए और शरीर को ढीला छोड़ना है, दोनों हाथों की हथेली को आकाश की तरफ और शरीर को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आसन